अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक नया विषय लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूं और यह विषय है एक मुहावरा, जिस मुहावरे को हम बचपन से सुनते चले आए हैं और वह एक उधेड़ बुन की तरह अनंत परिणाम में जाकर के समाहित हो जाता है। मुहावरा है, पहले मुर्गी थी या अंडा। ये देखिए, आप लोगों के सामने सर्वे भी आ गया है। कुल 67% लोगों ने यह कहा कि मुर्गी पहले आई और 33% लोगों ने ये कहा कि अंडा पहले आया। हम इसे हंसी मजाक का विषय न समझें। अगर इसको समझना होता है तो हम कई प्रकार से इसके अर्थ को, इसके निहितार्थ को हम लेकर के चलते हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि मुर्गी से अंडा उत्पन्न होता है, नहीं, अंडे से मुर्गियां आती हैं, तो ये अनंत तात्विक परिभाषा चलती रहती है। विज्ञान ने इस पर शोध किया। एक दार्शनिक विचारधारा है जो अपने ढंग से इसका निष्कर्ष निकालती है और एक व्यावहारिक है जो हम सब लोगों को एक अपने तर्क की धारा पर उतारना आवश्यक हो जाता है। तो हम सबसे पहले इसको वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें। वैज्ञानिकों ने तो स्पष्ट रूपेण कह दिया है, चाहे वो वॉर्विक यूनिवर्सिटी हो, चाहे शेफील्ड विश्वविद्यालय के जो रिसर्चर्स होते हैं, शोध हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तो ये कह दिया है कि पहले मुर्गी आई। क्यों? क्योंकि जो अंडे का जो शेल होता है, उसका जो कवर व्हाइट कलर का होता है, वह OC17 नामक प्रोटीन का बना होता है। ओवोक्लीडीन उसका शब्दोच्चारण है। और जो गर्भवती मुर्गी होती हैं, उन्हीं के गर्भ में इस प्रोटीन का निर्माण होता है और इसलिए गर्भ से जो अंडे उत्पन्न होते हैं तो अंडा बाद में आया और मुर्गी पहले आई। यह एक वैज्ञानिकों के द्वारा स्थापित शोध में हमारे सामने उपलब्ध होता है। आप कहीं भी चर्चा करें, कहीं भी समीक्षा करें। लेकिन विज्ञान की भी दो धारा है, उस धारा की चर्चा हम बाद में करेंगे। हम उससे पहले दार्शनिक पक्ष को लेते हैं। मित्रों, दार्शनिक पक्ष की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें एक सिद्धांत आता है, कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत कारण और कार्य के संबंधों की विवेचना होती है। कारण से कार्य उत्पन्न होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है तो मिट्टी यहां पर कारण है और घड़ा यहां पर कार्य है। उसी प्रकार बीज से पेड़ का निकलना, या उसी प्रकार से सरसों के दानों से तेल का निकलना, तो यहां तेल कार्य है और जो मस्टर्ड ग्रेन्स हैं, जो सरसों के दाने होते हैं, वह यहां पर कारण बन जाता है। मैं समझता हूं कारण और कार्य के संबंध को आपने जरूर समझ लिया। अर्थात जो जो उत्पन्न होता है वह कार्य होता है और जिस से उत्पन्न होता है वह कारण होता है। तो यहां पर यह स्पष्ट है। लेकिन इसके विवेचन की भी दो विधा है। एक सत्कार्यवाद जो कि सांख्य दर्शन का मत है, और सांख्य दर्शन कहता है कि कारण आवश्यक रूप से कार्य से पूर्व विद्यमान रहेगा। अर्थात कार्य से पूर्व कारण रहेगा ही रहेगा और वह कार्य कारण में ही समाहित रहता है। इन दैट सेंस द मैनिफेस्टेड फॉर्म जो होते हैं किसी भी वस्तु का, वह कार्य होता है। जैसे सरसों के दाने से तेल का निकलना, या यहां पर कार्य है जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है। और जो अनमैनिफेस्टेड होता है, जो हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है, वो कारण होता है, जैसे सरसों का दाना।
आप इस पे प्रश्न कह सकते हैं कि सरसों का दाना तो है ही, लेकिन तेल के उत्पन्न होने के बाद वो सरसों के दाने में विकृति आ जाती है, तो हम उनकी सत्ता, उनके एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। एक दूसरा है जो वैशेषिक दर्शन इस पर विमर्श करता है, और वह कहता है कि कारण अलग है और कार्य अलग है, यानी कारण से कार्य उत्पन्न होगा, लेकिन कार्य की सत्ता भिन्न है और कारण की सत्ता भिन्न है। हम दोनों दर्शन के विवादों के बीच में ना पड़ के पहले हमें यह समझना चाहिए कि कार्य क्या है, और इसमें मुर्गी और अंडे में कारण कौन है और कार्य क्या है। यह भी अनंत बन जाएगा, क्योंकि यदि हम अंडे से मुर्गी की उत्पत्ति मानेंगे तो अंडा कारण बनेगा और मुर्गी जो है वो कार्य बन जाएगी। इसी प्रकार अगर मुर्गी से हम अंडे की उत्पत्ति मानेंगे तो मुर्गी यहां पर कारण बन जाएगी और अंडा जो है यहां पर वह कार्य हो जाएगा। तो ये जो सर्कल है, ये जो एक चक्र है, वो चलता रहेगा और ये अनंत परिमाणात्मक, परिभाषात्मक बन जाता है, और वह मुहावरा ही बना रह जाता, और हमारे मस्तिष्क में उधेड़ बुन चलता ही रह जाता है, और उस मुहावरे का समाधान कभी प्राप्त नहीं होता कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम कारण की विशद व्यवस्था को देखें तो कारण अपने कार्य की उत्पत्ति के बाद कारण की सत्ता, जैसा मैंने पहले ही कहा कि नहीं उसका रह जाता, उसकी सत्ता जो है विनष्ट हो जाती है, या उसकी सत्ता हमें दिखाई नहीं देती। ये व्यावहारिक पक्ष की बात कर रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमने सरसों से तेल निकाल लिया, या हमने मिट्टी से घड़े का निर्माण कर लिया, या हमने बीज से पेड़ का निर्माण कर लिया, बीज से पेड़ की उत्पत्ति हो गई, तो आप तीनों स्थितियों में देखेंगे कि ना तो सरसों के दाने की सत्ता रहती, ना उस मिट्टी की सत्ता रह जाती जो मिट्टी पहले पूर्व रूप में था, और ना ही उस बीज की सत्ता रह जाती। तो इस दृष्टि से यदि इसका हम विवेचन करते हैं तो आप पाएंगे कि अंडा पहले है और मुर्गी बाद में है, कारण पहले है और कार्य बाद में है। यहां पर अंडा कारण है और जो मुर्गी जो है यह यहां पर कार्य बन गया। और इसका समर्थन बौद्ध दर्शन करता है। बौद्ध दर्शन कहता है, जिसका कि एक सिद्धांत है, उसको कहा जाता है असद कारणवाद, अर्थात कार्य की उत्पत्ति के बाद कारण का भी विनाश हो जाता है। यानी मुर्गी अपने लाइफ को कंटिन्यू कर रही है, लेकिन जिससे मुर्गी निकली है उस अंडे का विनाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की बीज से पेड़ के निकलने के बाद वह बीज विनष्ट हो जाता है और पेड़ बन जाता है। और सरसों के दाने और मिट्टी की चर्चा हमने कर ली। तो दार्शनिक पक्ष के अनुसार अगर इस दृष्टि से हम विश्लेषण करते हैं, हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस दृष्टि में भेद हो, लेकिन जिस दृष्टि की बात मैं कर रहा हूं उस दृष्टि से अगर विश्लेषण करें तो मुर्गी बाद में आती है और अंडे पहले आती है। अभी मैंने इससे पूर्व आपके सामने यह चर्चा की थी कि हम साइंस के एक और सिद्धांत की चर्चा करेंगे। साइंस में भी गतिरोध है, प्रतिरोध है और विरोध है। क्यों? क्योंकि एक पक्ष तो हमने सुना जो शेफील्ड यूनिवर्सिटी और वार्विक यूनिवर्सिटी की, जहां पर उन्होंने OC17 नामक प्रोटीन के माध्यम से अंडे को मुर्गी के बाद बताया। लेकिन एक थियरी है म्यूटेशन की थियरी। मित्रों, हम लोग सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए और जीन होते हैं, डीएनए में जीन। तो जो जीन है किसी कारण से, किसी प्रकार से अपने में परिवर्तन लाता है, और वो परिवर्तन एक दिन में या एक क्षण में नहीं होता है, वो सभ्यता के आदि काल से चला आता है। हम आप भी देखेंगे कि हम सब में एक स्वाभाविक रूप से परिवर्तन देखा जाता है। जो पहले मनुष्य का जो फिजिकल एक स्ट्रक्चर था, आज वो फिजिकल स्ट्रक्चर परिवर्तन हो रहा है। जो शारीरिक विकास का जो आज से पूर्व जो स्वरूप देखा जाता था वह स्वरूप आज नहीं देखा जाता है। और यही नहीं, जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं आने वाले हो सकता है कि 500 वर्षों के बाद या 1000 वर्षों के बाद हम सब में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आता है। और यह एक सामान्य सिद्धांत के तहत है। तो जैसे म्यूटेशन की मैं चर्चा कर रहा था, हम इसकी परिकल्पना कर सकते हैं कि सृष्टि के आदि काल में, चाहे वो डायनासोर के अंडे हों या किसी और तत्व के अंडे हों, किसी और प्राणी के अंडे हों, उसमें इस प्रकार का कोई गुणात्मक परिवर्तन आया हो और आंशिक परिवर्तन आया हो, जो जो अंडे ने अपना स्वरूप बदल लिया और उस अंडे से ही मुर्गी की उत्पत्ति हुई।
और इस दृष्टि से जो म्यूटेशन की थ्योरी है, इस दृष्टि से हम इसको समझ सकते हैं कि पहले अंडा था और बाद में मुर्गी आई। क्योंकि यह म्यूटेशन होता है कैसे, इसमें क्या क्या कारक, क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, तो उसको भी समझना है। एक है विकिरण का सिद्धांत, या इसमें एक दूसरे सिद्धांत को हम ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं कि जो रासायनिक संक्रमण है उसका सिद्धांत है, और एक दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो संक्रामक एजेंट होते हैं, यानी विकिरण, रसायन और संक्रामक एजेंट, ये तीनों कारण होते हैं ना किसी रूप में वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन के कारण। और प्रकृति में इस प्रकार का परिवर्तन स्वाभाविक है, सहज है। भाई आप हम सभी जानते हैं खेत से निकलने वाले आलू, खेत से निकलने वाले चावल या गेहूं, उनके भी रूप में परिवर्तन हम नियमित पाते हैं। कोई बड़ा आलू, कोई छोटा आलू, एक ही आलू में कई छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं, अलग अलग विविध स्वरूप उसके बने होते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम इस पर विमर्श करें तो इस थ्योरी के अंतर्गत हम यह पाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अंडा पहले विद्यमान था और मुर्गी बाद में आई। मुर्गी का पहले होना स्वाभाविक रूप से देखा नहीं जाता, जैसा कि भारतीय दर्शन के चिंतन के अंतर्गत मैंने आपके सामने ये चर्चा की। क्यों? एक बार आप इसे व्यावहारिक पक्ष को देखिए। जो कार्य होता है, यानी जो बाद में उत्पन्न होता है, उनकी जो लॉन्गेविटी होती है वो लंबी होती है, उनका जो काल होता है वो लंबा होता है। जो अंडा है उसका काल लंबा नहीं होता। और जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय सिद्धांत के कारण, भारतीय सिद्धांत के अनुसार सृष्टि में सर्वप्रथम जल की उत्पत्ति हुई, और जल से ही विविध तत्व हम पाते हैं जिनका निर्माण हुआ, जिनकी उत्पत्ति हुई। मैं विज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं केवल भारतीय सिद्धांत की बात कर रहा हूं। पौराणिक सिद्धांत है, भारतीय दार्शनिक सिद्धांत है। और महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी में स्पष्ट रूपेण कहते हैं, या सृष्टि सृष्टुराद्या, अर्थात वह जल जो इस संसार की प्रथम सृष्टि है, उनसे ही सारे जीव की उत्पत्ति हुई। और मुर्गी जो है या मुर्गा जो है वह उस जलीय वह पक्षी नहीं है, वो जल से दूर रहता है। यह भी एक व्यावहारिक सिद्धांत में सोचने के लिए बाध्य करता है। लेकिन हम अंडे को पानी में रख सकते हैं, अंडे पानी में होते हैं, चाहे वो सांप के अंडे हों, चाहे मछली के अंडे हों, चाहे डायनासोर के अंडे हों, या किसी भी तत्व के अंडे, किसी भी प्राणी के अंडे हों, वे सभी के सभी पानी में हम पाते हैं। लेकिन पक्षी रूप में वे पक्षी जल में नहीं देखे जाते जिनका जल से संबंध नहीं है, वह है मुर्गी। तो इन समस्त विश्लेषण के आधार पर मित्रों, मेरा यह मानना है कि अंडा पहले है और मुर्गी बाद में है। अंडा कारण है, मुर्गी कार्य है। आप यह भी देखेंगे कि लघु से वृहत, लघु से महान की सृष्टि होती है, यानी छोटे तत्व से विशाल की सृष्टि होती है। तो उस दृष्टि से भी मुर्गी की अपेक्षा अंडा लघु तत्व है, मुर्गी विशाल तत्व है। इसलिए लघु से विशाल, लघु से छोटे से बड़े की सृष्टि होती है। तो मुर्गी बाद में आई और अंडा पहले आया। हमने एक सर्वे किया पिछले 24 घंटे में, जो सर्वे का परिणाम है वो इस प्रकार आप लोगों के सामने है। और तदनुसार उस सर्वे के अनुसार जो मैंने देखा, उस सर्वे में लोगों ने कदाचित मुर्गी को ज्यादा प्रतिशत दिया है, मुर्गी को कहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो वो आपको इस स्क्रीन पर दिखेगा कि वो कैसा है, वो सर्वे का स्वरूप कैसा है, कितने लोगों ने हिस्सा लिया, किसने क्या कहा। हमें तो वैसे जो जनता के साथ जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम ये ऐसा सोचते हैं कि उनके भी अपने तर्क हैं, मेरे भी अपने तर्क हैं, मैं भी भावुक हो सकता हूं, और जो सर्वेक्षण में भाग लेने वाले जो लोग हैं वे भी भावुक हो सकते हैं। लेकिन जब भी कभी किसी विषय का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें भावना गौण होती है और तर्क प्रधान बन जाता है। उस सर्वे के ठीक विपरीत मैं पुनः कहता हूं कि ये मेरा मानना है। हमारी दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत इस तर्क को समाहित करें और इसका विश्लेषण करें तो अंडा पहले है और मुर्गी बाद में है। इसलिए हम यह माने कि आज से इस समस्या का समाधान हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई विचार आते हैं तो
उस विचार को अवश्य दें ताकि मैं उसका पुनः विश्लेषण करके आप लोगों के सामने उपस्थित रह सकूं। तब तक के लिए एक नए वीडियो का इंतजार कीजिए। आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।